हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th के अलावा आपको हर उस एग्ज़ाम में मदद करेगा जहाँ भी आप बेसिक लेवल की साइंस प्रैक्टिस कर रहे हो, साइंस पढ़ना चाह रहे हो। तो 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी की साइंस मैं यहाँ यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ, और ना आपको एनसीईआरटी किताब खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई इधर उधर ताकने झाँकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब कुछ आपको मेरे चैनल ज्ञान गंगा पर साइंस का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो क्लास 6 से लेकर के 10th की साइंस, जो पूरी बेसिक लेवल की साइंस है, वो पूरी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। क्लास 9th की प्लेलिस्ट, 10th की प्लेलिस्ट, 6, 7, 8 की प्लेलिस्ट सारी अलग अलग बनी हुई है। वहाँ पे जाइए, ढूंढिए, पढ़िए, समझिए। जो ना समझ में आए पूछिए, उसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगा, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, मैं एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ आपको समझा रहा हूँ, इससे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं इसमें आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है जो भी एंशियंट ग्रीक या इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मतलब हमेशा ये सोचा अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में। तो जो मतलब मैटर था वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके बारे में हमेशा वो लोग सोचते रहे कि मैटर कैसे डिवाइड होगा। इंडिया में मतलब 500 बीसी के आसपास ऐसा माना जाता है कि क्या ऐसे मैटर डिवाइड होगा, इसके बारे में सोचा गया, समझा गया। ठीक है, और जो इंडियन फिलोसफर है जैसे कि महर्षि कनाद हो गए, इन्होंने ये कहा कि भाई कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम पदार्थ को, मैटर को इन्होंने क्या बोला, पदार्थ, अगर हम पदार्थ को, मैटर को डिवाइड करें तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो अगर हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते जाते हैं। अल्टीमेटली एट टाइम विल कम, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वी शेल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जब हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जिसके बाद हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। मतलब कि मैटर को करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है कि मैटर जो है एक ऐसे पॉइंट पे आके फर्दर डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या नाम दिया, ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। ठीक है, तो देखिए, महर्षि कनाद यानी कि इंडियन जो महर्षि वगैरह थे, जो हम देख रहे हैं कि ऋषि मुनि वगैरह थे, उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस पर खाली रिसर्च किया जाना चाहिए था, जो रिसर्च शायद नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो फॉरेन कंट्रीज़ में इस पर ज़्यादा रिसर्च हो गया, देखिए बाद में। तो देखिए, हमारे ग्रंथों में हमारे महर्षिज़ ने सब कुछ बता रखा है। तो इन्होंने सबसे छोटे पार्टिकल का क्या नाम दिया, परमाणु। और एक और इंडियन फिलोसफर है पकुधा काट्यायमा, इस अजीब सा इसका नाम है, पकुधा काट्यायमा, जिन्होंने मतलब इलेबोरेट किया किस डॉक्ट्रिन को, और कहा कि मतलब दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। इन्होंने ये कहा कि जो पार्टिकल्स है नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। इन्होंने ये कहा कि भाई जो परमाणु है, इसी के ऊपर इन्होंने फर्दर रिसर्च किया पाकुधा काट्यायमा ने। ठीक है, काट्यायमा, KATYAY, काट्यायमा, हाँ ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, पाकुधा काट्यायमा। इन्होंने जो है फर्दर इस पर रिसर्च किया कि परमाणु क्या है। इन्होंने फर्दर उस पर बताया कि भाई इसी से मतलब सारी चीज़ें मिल के बनती हैं, कंबाइन होते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स को बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर मिलते हैं इसी वजह से। और इसी टाइम में जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जैसे कि डेमोक्रिटस और लियोसिपस, इन्होंने भी सजेस्ट किया कि अगर हम डिवाइड करते जाएं, मैटर को डिवाइड करते जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन द पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इन्होंने ये कि भाई एक ऐसी स्टेज आएगी जब हम पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब यानी कि मैटर को डिवाइड करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी कि पार्टिकल्स को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जो डेमोक्रिटस हैं, इन्होंने कहा दिस पार्टिकल्स को, ये मतलब इनविजिबल पार्टिकल्स, इनको एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल। एटम्स का मतलब है यहाँ कि भाई जिसको डिवाइड, तो इन्होंने जो सबसे छोटी जो नॉन डिविजिबल यूनिट है उसको क्या नाम दे दिया, एटम्स। मतलब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है,
और ये सब बेस्ड था किसके ऊपर? ये सब फिलोसफिकल कंसिड्रेशन के ऊपर बेस्ड था। इस पर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं हुआ था, इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वैलिडेट नहीं किया गया था। और ये सब कब तक नहीं वैलिडेट हो पाए? 18th सेंचुरी तक। और बाय द एंड ऑफ जो 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने रिकग्नाइज किया डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली became interested in finding out how and why elements combine। और ये भी जानने की कोशिश की कि भाई कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, और क्या होता है जब वो कंबाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे पढ़ने की और समझने की पूरी कोशिश की। तो देखिए पूरा हमने एंशियंट टाइम से पूरा साइंस को उठाया है, ठीक है। अब एंटोइन एल लैवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस। तो एंटोइन एल लैवोसियर ने फाउंडेशन ले की, केमिकल साइंसेस की फाउंडेशन बनाई इन्होंने। इस्टेब्लिश किए दो इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए दो चीज़ कोई कंबाइन हो रही है, तो किस तरह से कंबाइन होंगी उसके लिए इन्होंने क्या बनाए? दो केमिकल लॉ बनाए। तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एंटोइन एल लैवोसियर, ठीक है। एंटोइन एल लैवोसियर जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? केमिकल साइंसेस की पूरी फाउंडेशन बनाई और उन्होंने दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। तो ए एल लैवोसियर ने दो लॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो एलिमेंट्स है वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कैसे ये मतलब एटम्स कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। तो पहला हम जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बता रहे हैं कि भाई जो दो मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश किए हैं इन्होंने, ठीक है। लैवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने, इन दोनों ने मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किया। लैवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, ये देखिए यहाँ नाम दिया हुआ है। तो ए एल लैवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज दिए हैं, जिसमें पहला लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखिएगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं इसको आप सिंपली याद रखिए कि ये क्या है। सॉरी नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो पहला क्या था हमारा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहला लॉ आ रहा है जो लैवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो बोल रहा है कि पूछ रहा है कि क्या इज देयर एनी चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस? क्या केमिकल चेंज होने पे क्या कोई मास में चेंज होता है? अब देखिए एक्टिविटी दे दी है जिसमें आपको कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और ये सारे सब्सटेंसेज, ये पूरी एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरी एक्टिविटी आपको पढ़ना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपने लिया सोल्यूशन एक्स सोल्यूशन वाई डाला, इसमें सारी चीज़ें सेटअप की, इग्निशन ट्यूब डाला, स्मॉल कॉनिकल फ्लास्क लिया, थ्रेड वगैरह डाल के सब कुछ आपने सेट कर दिया। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिप्ड इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाई, दो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है, जिसमें एक्स सॉल्यूशन है एक में और एक में वाई सॉल्यूशन है कॉनिकल फ्लास्क में। तो इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ बताया है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास की, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ये स्टेट करता है, वो क्या बताता है स्टूडेंट्स? वो ये बताता है कि भाई मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो मास क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि मास उतना ही रहता है, ना तो ये क्रिएट होता है ना तो ये डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि मास वहाँ पे कंजर्व रहता है। तो ये होता है हमारा पहला, ठीक है, हमारा पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या स्टेट करता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक। ये हो गया पहला लॉ, बहुत ही सिंपल था, इसको आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, यही हमारा स्टेटमेंट आएगा। आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको यही बताना है उसमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
पूरी एक्टिविटी कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हमने क्या जान लिया स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई मास तो कंजर्व होता है, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा लॉ क्या दिया इन्होंने, दूसरा लॉ दिया है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या बोल रहा है, लेवोसियर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट ने ये नोट किया दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और उस मतलब कंपाउंड में जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो सेम होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। चाहे जहाँ से वो कंपाउंड हो, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में अगर दो एलिमेंट्स मिले हैं तो उनका प्रोपोर्शन सेम होगा, यानी कि बराबर बराबर उनकी भागीदारी होगी। मान लीजिए कोई भी दो, मान लीजिए एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको मिलके इन दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, तो इन दो लोगों ने जो इसको मिलके बनाया है, तो इन दो लोगों का हमेशा जो प्रोपोर्शन है, हमेशा जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, कितना कितना भागीदारी होगी इनकी वो डिसाइडेड है, कि ये इतना रहेगा और ये इतना रहेगा, वो डिसाइडेड होता है पहले से ही। तो कहीं से भी आए हो, चाहे जहाँ से आए हो, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उनके कंबाइन होगा प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, देखिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि देखिए वाटर दो एलिमेंट से बना है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ये इनका रेशियो है, किसका रेशियो है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 1:8 रहेगा, चाहे जहाँ से वाटर रहा हो चाहे जहाँ का वाटर हो। तो वाटर में इनका ये रेशियो है वो फिक्स रहेगा कि हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो ये याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर इज, कहीं से भी आप पानी लेंगे, ठीक है। अगर हम मान लें कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हम मान लें कि 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज होगा तो उसमें क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑलवेज ऑब्टेन, क्योंकि 1:8 पहले बता दिया, हाइड्रोजन 1 होगा और ऑक्सीजन 8 होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा हमें ऑब्टेन होता है। यही हमें याद रखना है कि ये इनका रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स होता है, कभी भी कम नहीं होगा कि मतलब पता लगा हाइड्रोजन जो है वो 3 हो गया और ऑक्सीजन 5 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वैसे अगर हम अमोनिया की बात करें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 के रेशियो में रहेंगे बाई मास, वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन। चाहे अमोनिया की बात कर लो, चाहे वाटर की बात कर लो, चाहे किसी और कंपाउंड की बात कर लो, चाहे आप किसी भी कंपाउंड की बात कर लो, तो सब में इनके जो इनके जो एलिमेंट्स, उनके कंबाइन होने का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। चाहे वो किसी भी सोर्स से, कहीं से भी आप अमोनिया ले आइए, कहीं से भी आप वाटर ले आइए, तो किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो उनका कंबाइन होने का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि आपने वाटर में देख लिया 1:8 का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है वाटर में, और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 होता है बाई मास। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी रहेगी वो फिक्स रहेगी। दिस लेड टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इससे हमें क्या पता लगा कि भाई लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो या आप उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल दें, क्योंकि भाई वो फिक्स है, वो रेशियो चेंज नहीं होगा, वो डेफिनेट है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट। अब इस लॉ को प्राउस्ट ने किस तरह से स्टेट किया, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाएगा आपको
कि भाई स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्टेट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय प्राउस्ट। तो प्राउस्ट ने इसको किस तरह से स्टेट किया, प्राउस्ट ने अपने शब्दों में किस तरह से रखा इसको, इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोपोर्शन होता है मौजूद होने का वो हमेशा डेफिनेट होता है बाय मास, ठीक है, यानी कि बराबर मास फिक्स होता ही उतना जितना होना चाहिए, वो दूसरी जगह पे चेंज नहीं होगा। अगर एक जगह आपको 1:4 या 5:6 या 2:4 मिला है तो वही दूसरी जगह भी वही मिलेगा एक सब्सटेंस के लिए। तो हर सब्सटेंस का कंबाइन होने का प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, वो अलग अलग हिसाब से अपना कंबाइन होते हैं, लेकिन वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस हुई साइंटिस्ट की द्वारा वो क्या थी, कैसे मतलब अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन दें इन लॉज को। तो ब्रिटिश केमिस्ट जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने प्रोवाइड किया द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो ये याद रखिएगा, जो बेसिक थ्योरी किसने दिया, जॉन डाल्टन ने प्रोवाइड किया द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको, तो जॉन डाल्टन ने क्या प्रोवाइड किया, द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। डाल्टन ने क्या आइडिया लिया, डाल्टन ने आइडिया लिया कि भाई जो डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर होती है उसके हिसाब से, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलॉसफी, उस टाइम पे केवल ये फिलॉसफी ही थी। ही टुक द नेम एटम्स, उसने नेम एटम को लिया एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। और डाल्टन ने क्या बोल दिया कि भाई जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो डाल्टन ने एक चीज़ यहाँ फिक्स कर दी कि भाई जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मान लो कोई भी मैटर हो, चाहे पानी हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कुछ भी हो, तो हर मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, ठीक। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी जो थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब यहाँ पे आ गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसने प्रोवाइड किया एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी उसने क्या प्रोवाइड किया, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया, किसके लिए, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए इसने कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया। इन दोनों थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में किसने मदद किया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। ये देखिए जॉन डाल्टन के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको किताब में या एनसीईआरटी की वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसको एक एक लाइन एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, एक एक लाइन एक एक शब्द से क्वेश्चंस बन जाते हैं, पता है। तो उसको पूरा पढ़ लीजिएगा जॉन डाल्टन के बारे में। अब डाल्टन ने क्या बोला भाई, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने क्या बोला, तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उन्होंने ये बोला कि भाई ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड या मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ने ये बोला कि भाई, डाल्टन ने ये बोला कि जितने भी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि भाई जितने भी मैटर हैं, कोई भी मैटर हो, चाहे वो एलिमेंट की बात करें, चाहे कंपाउंड की बात करें, चाहे मिक्सचर की बात करें, सारी चीज़ें किससे बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल से बनी है, जिसको हम बोलते हैं एटम। इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई है, ठीक है। और पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो। तो इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या क्या इसने बताए, क्या क्या इसके आउटकम्स निकले। तो क्या सबसे पहला क्या निकलता है स्टूडेंट्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं हम। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये आया कि भाई ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पॉइंट ये सब आपको याद करना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में बिठा लो अपने, बस एक बार समझते जाओगे लाइन से तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आया कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का जितना भी मैटर है वो किसका बना होता है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है एटम्स आर इनडिविजुअल पार्टिकल। एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, एटम कैसा है, इनडिविजुअल पार्टिकल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये हमारे डाल्टन की थ्योरी बोलती है कि भाई एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते,
ना इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर किसी एक एलिमेंट की हम बात करें तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। वो सब आइडेंटिकल होते हैं मतलब एक जैसे होते हैं मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोलता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कि जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके सबके एटम्स, जो भी एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका डिफरेंट मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला कि जो भी एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उनके डिफरेंट मासेस होते हैं और डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, इसके बाद एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं किस तरह से, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर करते हैं। तो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड। वो कंपाउंड बनाते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं वो, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारा 6 पॉइंट बता रहा है कि भाई जो भी मतलब रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स होते हैं आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अगर हम किसी एक कंपाउंड की बात करें, अगर हम किसी एक कंपाउंड की बात करें तो उसमें जितने भी रिलेटिव नंबर और या काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो मतलब किसी भी एक कंपाउंड में रिलेटिव नंबर्स और जो काइंड्स होते हैं एटम के वो कांस्टेंट होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी कंपाउंड में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, वो हमेशा कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि जितने भी रिलेटिव नंबर्स और काइंड्स ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो ये सारे हो गए पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों लॉज, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर्स, इसको पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन आंसर करिए। और इसी के साथ हमने 2 पेज पूरा डिस्कस कर लिए हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द हमने पूरा डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारा यही अप्रोच रहेगा पढ़ने का। हम थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछेंगे, फिर उसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो ये चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद करिए। जो चीज़ ना समझ में आए पूछिए। फिर हम पेज नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। हमारे 33 पेज नंबर पे है व्हाट इज़ एन एटम। इससे पहले देखिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको पढ़िए, समझिए, करिए, उनका आंसर ढूंढिए गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी, सब जगह आपको मिल जाता है इसका आंसर। ठीक, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, नहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन आप लोग पूछते नहीं हैं। आप लोग पूछिए तो सही कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, ये चीज़ नहीं समझ में आया। तो जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो सारी चीज़ें पढ़िए, समझिए, मुझसे पूछिए, लिखिए, याद करिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, देखिए पूरी एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कोई चीज़ समझने के लिए देखिए पूरा सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, ध्यान से उसको समझना पड़ता है, 1 बार 2 बार सुनना पड़ता है, फिर उसको नोट डाउन करना पड़ता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से। फिर जो चीज़ ना समझ में आए पूछनी चाहिए, अच्छे से इंटरेक्ट कीजिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।